साल 1981 और प्रकाश मेहरा की फिल्म आई लावारिस। इसके एक गाने ने तहलका मचा दिया, जिसके बोल थे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके दो वर्जन थे, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेल वर्जन तो अमिताभ बच्चन की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस दौर में चर्चा होती थी कि फीमेल वर्जन में किसकी आवाज है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि इसे किस गायिका ने गाया है, लेकिन सच ये था कि इसे तब एक 15 साल की लड़की ने गाकर लता और आशा युग के अंत का ऐलान कर दिया था, जिसका नाम था अलका याग्निक। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। अलका को ये गाना कैसे मिला, या यूं कहें कि फिल्मी संगीत की दुनिया में इनकी एंट्री कैसे हुई, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अलका का परिवार कलकत्ता में रहता था और उन्होंने अपनी माँ से 3 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। अलका करीब 8-9 साल की हुई तो उनके माता पिता फिल्मों में गाने मिलने की उम्मीद में गर्मी और ठंडी की छुट्टियों में आकर मुंबई में ही रहते थे और संगीतकारों से मिलते रहते थे। ये सिलसिला कई साल तक चला। अलका जब मुंबई आती तो यहाँ कार्यक्रमों में प्रस्तुति भी देती थी। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में एक बार उन्हें संगीतकार राजेश रोशन ने सुना था, लेकिन तब उनकी उम्र करीब 12-13 साल रही होगी। कुछ किरदार, कुछ कलाकार लंबी मियाद के बाद इस दुनिया में आते हैं। अलका याग्निक भी ऐसे ही चुनिंदा फनकारों में हैं, जिन्हें कुदरत ने आवाज का ऐसा करिश्मा देकर इस दुनिया में भेजा है जो बेमिसाल है। यकीनी तौर पर वो एक बेमिसाल मेलोडी क्वीन है, जिसने बॉलीवुड में अपनी बेदाग आवाज से 80, 90 और 2000 के दशक में धूम मचा दी। एक ऐसी गायिका जिनका आगाज फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे वक्त में हुआ जब यहाँ मंगेशकर बहनों की आवाज का सिक्का चलता था, लेकिन अलका की अद्भुत आवाज के तौर पर इस देश को एक ऐसा विकल्प मिला जिसने न सिर्फ मंगेशकर बहनों के तिलिस्म को तोड़ा, बल्कि अपनी जादुई आवाज से प्यार का वो एहसास पैदा किया जिसमें नई पीढ़ी मदहोश होती चली गई। 80 के दशक में पहले साल यानी अपने करियर के शुरुआत में ही अलका ने इतना हिट और मशहूर गाना दे दिया। इसके बावजूद उन्हें अपनी पहचान बनाने में 7-8 साल का वक्त और लग गया। क्या थी इसकी वजह, जानेंगे आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि अलका ने अनुराधा पौडवाल को क्यों कह दिया था गिरी हुई औरत। इसके अलावा जानेंगे अलका की दिलचस्प प्रेम कहानी, जब रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आए एक लड़के को वो दिल दे बैठी। मेरा दिल भी कितना पागल है। इसके अलावा जानेंगे वो वाकया जब नींद से उठकर अलका को एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जा रहा था। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस गाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला। साथ ही बात होगी कि कैसे माँ के एक फैसले के चलते अलका याग्निक की किस्मत बदल गई, और अंत में बताऊंगी कि आखिर क्यों 28 साल से अपने पति से अलग रहती हैं अलका याग्निक, और किस वजह से वो दूसरे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। इन सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो संगीत की दुनिया में अलका की अहमियत का अंदाजा देते हैं। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर आरजे प्रीति कमल के साथ, और बात हो रही है मशहूर सिंगर अलका याग्निक की। अलका याग्निक का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी गायिका के तौर पर दर्ज है जो लगातार तीसरी बार दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुनी गई। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। वो आशा भोसले के बराबर रिकॉर्ड 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर हैं। खुद पर इस गायिका की आवाज फिल्माए जाने के लिए 90s के दौर की बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियां निर्माता निर्देशकों से गुजारिश करती थीं। एक दौर में अलका हिट का गारंटी समझी जाती थी।
आज भी उनके रोमांटिक गाने सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। यही वजह रही कि अलका याग्निक को द क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग कहा जाता है। इनकी आवाज में बंगाल की मिठास है और रोमानियत का एहसास भी। अलका की आवाज को दुनिया के सामने लाने के लिए उनके माँ बाप ने जो जद्दोजहद की, जैसा जुनून और लगन दिखाई, वो परवरिश की ऐसी मिसाल है जो जानने, समझने और अख्तियार करने के काबिल है। यही वजह है कि आज भी अलका कामयाबी की सबसे बड़ी वजह अपने माँ बाप को ही मानती हैं। 20 मार्च 1966 में कोलकाता की एक गुजराती फैमिली में अलका पैदा हुई थी। इनके पिता धर्मेंद्र शंकर एक सरकारी मुलाजिम और माँ शुभा क्लासिकल सिंगर थी। जब माँ रियाज करती तो अलका भी साथ बैठ जाती। यहीं से उनके अंदर की कला विकसित होती चली गई। 6 साल की उम्र से ही ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए गाना शुरू कर दिया। जब वो 8 साल की हुई तो उनके पेरेंट्स गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में मुंबई जाकर बेटी का करियर जमाने की जद्दोजहद करते थे। अलका को लेकर उनकी माँ प्रोड्यूसर्स के पास जाती थी। एक बार राज कपूर साहब ने कहीं पर छोटी सी अलका को गाते हुए सुना। उन्हें ये नई आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने अलका को सीधे म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। लक्ष्मीकांत ने अलका को सुना और उनकी माँ से कहा कि या तो ये बच्ची अभी से डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू कर सकती है या फिर इसकी आवाज मैच्योर हो जाने दें, क्योंकि अलका की कम उम्र है और ये एक बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली हैं। अलका की माँ ने दूसरा वाला विकल्प चुना। इस वाकये के कुछ ही सालों बाद अलका ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा। 1980 में आई फिल्म पायल की झनकार के गाने थिरकत अंग में उन्हें कुछ लाइनें गाने को मिली। अगले साल यानी 1981 में लावारिस का सुपरहिट गाना गाया मेरे अंगने में। इसके बाद 1982 में हमारी बहू अलका नाम की एक फिल्म में उन्हें मौका मिला। अब यहाँ एक तथ्य साफ करना जरूरी है। ज्यादातर जगह ये बताया जाता है कि 10 साल की उम्र में अलका मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ छुट्टियों में ही यहाँ आती थी। अगर किसी फिल्म में कोई गाना या शो मिलता तो उसे करके वापस कलकत्ता लौट जाती थी। चूँकि उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा था, इसलिए पढ़ाई को पहली प्राथमिकता थी। अलका ने कोलकाता के मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से पढ़ाई की। इसके बाद जब वो करीब 16 साल की हुई तब इनके माता पिता बेटी को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1981 से 1987 तक अलका ने तमाम फिल्मों में 100 से ज्यादा गाने गाए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। मैं पूरा करूं कैसे साल 1988 में आमिर जूही की फिल्म कयामत से कयामत तक में एक बार फिर आनंद मिलिंद के संगीत में अलका को गाने का मौका मिला। उनके गाए 2 गाने बहुत मशहूर हुए। पहला अकेले हैं तो क्या गम है और दूसरा ऐ मेरे हमसफर। इन गानों की लोकप्रियता के बाद अलका याग्निक को वो पहचान मिली जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। फिल्म कयामत से कयामत का एक रोचक किस्सा यहाँ आपको सुनाती हूँ। दरअसल आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने की गायिका अलका याग्निक थी। वो गाना रिकॉर्ड करने पहुंची थी। रिकॉर्डिंग के दौरान एक लड़का उन्हें घूर घूर के देख रहा था, जिससे अलका गाने में असहज हो रही थी। इसके बाद उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने इस लड़के को स्टूडियो से बाहर जाने को कहा और वो लड़का चला गया। इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने अलका याग्निक को फिल्म की स्टार कास्ट से मिलवाना शुरू किया, लेकिन जब आमिर खान का नंबर आया तो अलका उन्हें पहचान गई। दरअसल उन्होंने जिस लड़के को स्टूडियो से भगाया था वो आमिर खान ही थे। बाद में अलका ने हंसते हुए आमिर को सॉरी कहा, जिसके जवाब में आमिर ने ओके कहकर मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद अक्सर जब अलका आमिर से मिलती हैं तो वो उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं कि आपने मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भगा दिया था। खैर, साल 1988 में ही फिल्म आई तेजाब,
जिसने न सिर्फ माधुरी दीक्षित बल्कि अलका याग्निक के करियर को भी बहुत ऊंची उड़ान दे दी। इसके 1, 2, 3 वाले गाने ने तो अलका की आवाज की धूम मचा दी और इसी गाने के लिए उनको पहला फिल्म फेयर भी मिल गया। इस फिल्म के बाद अलका के करियर का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया। हर निर्माता निर्देशक इनसे फिल्म में गंवाना चाहता था, जबकि उस दौर के हर बड़े संगीतकार की भी वो पसंदीदा सिंगर बन चुकी थी। 1, 2, 3 गाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी किस कदर बढ़ गई, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 1989 में उन्होंने करीब 32 फिल्मों में और 1990 में करीब 44 फिल्मों में गाने गाए। 1993 में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक में अलका ने एक ऐसा गाना गाया जिसके लिए उन्हें खूब शोहरत और अवार्ड तो मिला ही, साथ ही उन्हें बदनामी और विवादों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल इस फिल्म के गाने चोली के पीछे ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। गाना खूब पसंद किया गया और इसके लिए अलका याग्निक को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लेकिन कंट्रोवर्सी भी खूब हुई। इस गीत को आवाज देकर अलका याग्निक कई राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गई। इस गीत को कई लोगों ने संस्कृति के खिलाफ बताया। उस समय में इस गीत को लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। 1993 में अलका याग्निक की गायकी को वो तमगा और वो सम्मान नसीब हुआ जो यकीनी तौर पर किसी भी सिंगर का सबसे बड़ा सपना होता है। साल 1993 में फिल्म हम है राही प्यार के गाने घूंघट की आड़ में के लिए अलका को उनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस बात ने जाहिर तौर पर अलका और उनकी मां को बहुत खुशी दी, लेकिन अफसोस रहा कि ये सम्मान मिलने के कुछ ही महीने पहले ही अलका के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जो अक्सर कहते थे कि अलका इस गाने के लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड मिलेगा। उनकी बात सच साबित हुई, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुके थे। 90 के दशक की शुरुआत में अलका माधुरी, जूही, करिश्मा, काजोल जैसी सुपरहिट हीरोइंस की आवाज बन गईं। तब शायद ही कोई फिल्म होती थी जिसमें इनके गाने ना शामिल किए जाते हों। अब अलका अपने करियर के पीक पर थी। देखा है पहली बार, वादा रहा सनम, घूंघट की आड़ से, बाजीगर ओ बाजीगर, बाहों के दरमियां जैसे गानों ने उन्हें मेलोडी क्वीन और रोमांटिक गानों की क्वीन बना दिया। 90 के दौर में उदित नारायण और कुमार सानू जैसे गायकों के साथ अलका की युगलबंदी वाले गीत सुपरहिट की गारंटी होते थे। इन दोनों गायकों के साथ अलका ने 90 और 2000 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, जिन्हें यकीनन सदाबहार रोमांटिक कहा जाता है। इस दौर में उदित के साथ अलका का गाना ऐ मेरे हमसफर, परदेसी परदेसी, ओ मितवा, कहो न प्यार है आज भी खूब पसंद किया जाता है। वहीं कुमार सानू के साथ अलका के गाने राजा को रानी से, चुरा के दिल मेरा, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है बहुत मशहूर हुए। वहीं 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल सॉन्ग के लिए अलका को एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भले ही 90s में अलका को वो सब कुछ नसीब हुआ जिसकी एक सिंगर को ख्वाहिश होती है, लेकिन एक ऑफर ऐसा रहा जिसे ठुकराने का मलाल अलका को आज तक है। 90 के शुरुआती सालों की बात है। उसी दौरान उन्हें एक लड़के का फोन आया। वो अपनी तैयार की गई धुनों को अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज से सजाना चाहता था। अलका को इस लड़के का कोई आइडिया नहीं था। कौन है, इससे पहले क्या काम किया है, कुछ भी नहीं पता था। अलका ने कुमार सानू को फोन मिलाया, पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसा कोई ऑफर आया है। कुमार सानू ने बताया कि हाँ, उन्हें भी कॉल आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो भी इस लड़के को नहीं जानते थे। दरअसल अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू में बताया था 1991 में उन्हें रहमान के ऑफिस से कॉल आया था। तब तक बॉलीवुड में रहमान को गिनती के लोग ही जानते थे। रहमान रोजा के लिए अलका और कुमार सानू की आवाज चाहते थे, दोनों ने मना कर दिया। इसके बाद अलका ने रोजा के गाने रेडियो पर सुने,
खूब अफसोस हुआ। रहमान को इस फिल्म के बेहतरीन गानों के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अलका बताती हैं कि वो बहुत खूबसूरत गाने थे और उन्हें छोड़ना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। इतनी बेचैन होके तुमसे मिली। साल 1999 में आई फिल्म ताल संगीत के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है। इस फिल्म में अलका ने अपनी आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि उसकी खुशबू से संगीत का गुलो गुलशन आज भी गुलजार है। दरअसल ये म्यूजिक फिल्म सुभाष घई का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो इसे बेहतरीन बनाना चाहते थे। इसके संगीतकार के तौर पर घई ने AR रहमान को चुना था। जब फिल्म का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड करने की बारी आई तो इसके लिए घई ने अलका याग्निक को चुना, जो उस दौर में हिंदी सिनेमा की सबसे सफल गायिका मानी जाती थी। उनके पास काम की भरमार थी। कभी कभी इतना काम अधिक हो जाया करता कि उन्हें एक ही दिन में कई गानों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती। ऐसे ही एक दिन अलका याग्निक दिन भर की थकी हारी घर पहुंची तो उन्हें नींद आ गई। उधर सुभाष घई ने फिल्म के टाइटल सॉन्ग ताल से ताल मिला की रिकॉर्डिंग रख दी थी। चूंकि ये रिकॉर्डिंग AR रहमान के चेन्नई स्थित स्टूडियो में होनी थी तो सुभाष घई ने अलका याग्निक की मुंबई से टिकट बुक कराई और इसकी सूचना देने के लिए अलका याग्निक को फोन किया। अलका याग्निक दिन भर के काम से थक कर सोई हुई थी, इसीलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया। तब सुभाष घई ने अलका याग्निक की मां को फोन किया और रिकॉर्डिंग के बाबत जानकारी दी। सुभाष घई ने अलका याग्निक की माताजी को बताया कि चूंकि AR रहमान रात 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक संगीत बनाते हैं, इसलिए उन्हें रात में ही गाने की रिकॉर्डिंग करनी होगी। इसके लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं, अब सिर्फ अलका का ही इंतजार है। अलका याग्निक की मां ने जब उन्हें नींद से जगाकर सुभाष घई के फोन और गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में बताया तो वो जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मां से साफ कह दिया कि उनकी जाने की स्थिति नहीं है। तब मां ने उन्हें समझाया कि इस गाने को लेकर सुभाष घई बहुत एक्साइटेड हैं। जरा से आलस के कारण ये गाना उनके हाथ से निकल सकता है, इसलिए थकान को छोड़कर उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए जाना चाहिए। अलका याग्निक को अपनी मां की बात में ऐसा विश्वास नजर आया कि वो मना नहीं कर सकी और मुंबई से फ्लाइट पकड़कर सीधे AR रहमान के स्टूडियो पहुंची। जब अलका ने टाइटल ट्रैक सुना तो उनकी सारी थकान गायब हो गई। रहमान ने अद्भुत संगीत रचा था। रात को 2 बजे रहमान जब स्टूडियो पहुंचे तो टाइटल सॉन्ग ताल से ताल मिला रिकॉर्ड हुआ। फिल्म बनकर तैयार हुई और रिलीज होने पर सुपरहिट साबित हुई। संयोग देखिए, थकान के कारण अलका जिस गाने को छोड़ना चाहती थी, उसी गाने यानी ताल से ताल के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उन्होंने 2 और गाने गाए थे, करिए ना और रमता जोगी। ये दोनों गीत भी संगीत के खजाने में अनमोल मोती की तरह हैं। अब बात अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल के बीच उस विवाद की जो एक वक्त खूब चर्चा में रहा। आमिर खान और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म दिल 1990 में रिलीज हुई थी। इसके कई गाने पॉपुलर हुए, लेकिन मुझे नींद ना आए खूब सुना गया। इस गीत को अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने गाया था, लेकिन इस फिल्म के गानों को लेकर एक विवाद उस समय गहरा गया था, जब अलका याग्निक के गाए 2 गानों को बाद में अनुराधा पौडवाल से गवा लिया गया। इसको लेकर अलका म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी आनंद मिलिंद से इतनी खफा हो गई कि उन्होंने 2 साल तक उनके साथ कोई काम नहीं किया। 1997 के फिल्म फेयर अंक में अलका याग्निक ने पौडवाल पर जमकर निशाना साधा था। रिपोर्ट में अलका के हवाले से लिखा गया था कि कैसे अनुराधा पौडवाल ने अलका याग्निक के गाने दिल की कलम से ये इश्क बड़ा बेदर्दी है और 1997 में आई फिल्म इतिहास के गाने ओ राम जी को डब किया था। अलका ने इस इंटरव्यू में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कई बार मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में नैतिकता नहीं है। अनुराधा के गीतों को मेरी आवाज में डब करने के लिए कई प्रोड्यूसर्स ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत नीचे गिर गई हैं। अब बात अलका की निजी जिंदगी और उस प्रेम कहानी की जिसके लिए उनको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा।
दरअसल उन्होंने एक बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की है। अलका और नीरज की प्रेम कहानी बहुत दिलचस्प है। अलका की नीरज कपूर से पहली मुलाकात 1986 में हुई थी। दरअसल वो अपनी मां के साथ कोलकाता से दिल्ली आई थी। उनकी मां की एक सहेली का भतीजा उन्हें स्टेशन पर लेने आया था। पहली बार यहीं दोनों की मुलाकात हुई थी। इस लड़के का नाम था नीरज कपूर। आगे चलकर ये पहचान दोस्ती में बदली और फिर प्यार हुआ। इतने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। अलका तब पूरी रात अपने लैंडलाइन फोन से नीरज से बातें करती थी। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चला। तभी फिल्म तेजाब रिलीज हुई और अलका याग्निक गायिका के तौर पर मशहूर हो गई। ये साल 1988 की बात है। इसी साल दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को शादी में बदलने का फैसला किया। दोनों ने अपने पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन स्थिति बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही थी। वो ये कि नीरज मेघालय के शिलोंग में बिजनेस करते थे, जबकि अलका मुंबई में रहती थी। दोनों अपना करियर नहीं छोड़ सकते थे। खैर, दोनों ने अलग अलग रहने को भी मंजूर कर लिया और 1989 में शादी हो गई। शादी के बाद नीरज कुछ सालों के लिए मुंबई में शिफ्ट हुए और अपना बिजनेस शुरू करने का प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ उनका धंधा नहीं चला और भारी नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने वापस शिलोंग लौटने का फैसला ले लिया। इसके बाद दोनों करीब 28 सालों से एक दूसरे से अलग रहते हैं। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। पति से अलग अकेले जीवन बिताना अलका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब रहा। उन्हें कई मोर्चों पर त्याग करना पड़ा। एक बेटी की परवरिश, अपना करियर, घर और बाकी जिम्मेदारियां वो अकेले निभाती रहीं। जरूरत से ज्यादा काम, जिम्मेदारियों और अकेलेपन के चलते इनकी शादी में एक तनाव भरा मोड़ भी आया था। इसी के चलते 3-4 सालों तक इन दोनों के बीच मनमुटाव बना रहा। काफी खींचतान होने के बाद दोनों ने शादी तोड़ने का भी फैसला ले लिया था। अलका ने ईमानदारी से एक बार कबूल किया था कि पति से दूर अकेलेपन के चलते एक समय मैं दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि उन्हें कभी भी सीमा नहीं लांघनी है। हालांकि जल्द ही दोनों को एक दूसरे के प्यार पर यकीन आया और शादी बरकरार रखने का फैसला लिया। अब दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दोनों की एक बेटी है, सायशा, जिनकी शादी 2018 में उनके बॉयफ्रेंड अमित देसाई से हुई थी। बेटी सायशा संगीत की दुनिया से अलग एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती हैं। अलका याग्निक पिछले कुछ सालों से गाना नहीं गा रही हैं। इसकी वजह वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90s के दशक के कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फूहड़ता ने ले ली है। यहाँ आपको एक दिलचस्प जानकारी देना चाहूंगी। अलका याग्निक की आवाज का जादू ऐसा था कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी उनका दीवाना था। इस बात का पता तब चला जब लादेन के एनकाउंटर के बाद बरामद की गई कई चीजों में अलका याग्निक के गानों के रिकॉर्ड्स मिले थे। प्यार तुमसे ही करती हूँ, तुम गवाही दो। अलका ने कन्नड़ छोड़कर तकरीबन हर भारतीय भाषा में गाना गाया है। उन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में लगभग 2500 गाने गाए हैं और इसी के साथ वो आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के बाद सबसे ज्यादा गाना गाने वाले सिंगर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। इसके अलावा एक और उपलब्धि अलका के नाम है। उन्होंने लगातार तीसरे साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। टेलर स्विफ्ट, ड्रेक और बेयॉन्से जैसे दुनिया के सबसे बड़े गायकों को भी पीछे पछाड़ते हुए 2020, 2021 और 2022 में लगातार 3 साल वो सबसे अधिक सुनी जाने वाली गायिका बनी। रिपोर्ट के अनुसार 2002 में अलका के गीत 15.3 अरब बार सुने गए, यानी औसतन 42 मिलियन गीत प्रतिदिन। कितना प्यारा है ये चेहरा। फिल्मी गानों और लाइव शो के अलावा अलका ने कई म्यूजिक एल्बम्स में भी गाया है। जावेद अख्तर और हरिहरन के साथ उन्होंने एक इंडी पॉप एल्बम तुम याद आए किया था।
साथ ही उन्होंने तुम आए और शेराना जैसी एल्बम्स में भी अपनी आवाज दी है। इसके अलावा उन्होंने कई भक्ति एल्बम्स में भी गाने गाए हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा संगीतकार हो जिसके साथ अलका ने अपने करियर के दौरान काम ना किया हो। जतिन ललित, अनु मलिक, AR रहमान, राजेश रोशन, आनंद मिलिंद, हिमेश रेशमिया, शंकर एहसान लॉय जैसे तमाम निर्देशकों की धुनें गाई हैं। लेकिन जिस जोड़ी के साथ अलका ने सबसे ज्यादा हिट गाने दिए वो नदीम श्रवण थे। हाल फिलहाल के सालों में संगीत में हुए बदलावों के चलते अलका प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो गई हैं। 2015 में आई फिल्म तमाशा के गाने अगर तुम साथ हो को उन्होंने बेहद खूबसूरती से गाकर ये साबित कर दिया कि उनकी आवाज का जादू और कशिश आज भी बरकरार है। इरशाद कामिल के लिखे इस गाने को रहमान ने जिस रुमानियत से कंपोज किया था उसमें अलका याग्निक की आवाज ने 4 चांद लगा दिए थे। अलका ने मानो हर टूटे दिल से निकले दर्द को अपनी आवाज में पिरो दिया था। फिल्मों में गाने से दूर अब अलका ज्यादातर अपने लाइव शो और रियलिटी शो में जज के रूप में देखी जाती हैं। लता मंगेशकर के बाद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली अलका याग्निक कई अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं, जिनमें 7 फिल्मफेयर के अलावा 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 आईफा, 3 जी सिने पुरस्कार, 4 स्टार स्क्रीन पुरस्कार समेत कई अन्य अवार्ड शामिल हैं। एक गायिका के तौर पर संगीत की दुनिया में योगदान के लिए उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। अलका की लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।